हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म में। लेसन 4 में हम पढ़ेंगे हाइड्रेट समावयवता या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके पहले जो 3 वीडियो बनाए थे उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म क्या होती है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने टाइप्स की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जबकि थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था लिंकेज आइसोमेरिज्म, मतलब आयनीकरण समावयवता और बंधन समावयवता को हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। आज तीसरी समावयवता पढ़ रहे हैं, हाइड्रेट समावयवता। अब यहाँ पर आप देखिए समावयवता तो है, तो ये लाइन तो कॉमन रहेगी कि जब उपसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं। किंतु, अब किंतु के बाद आप देखिए कि हाइड्रेट वर्ड का उपयोग वहीं किया जाता है। कौन सा वर्ड? हाइड्रेट वर्ड। हाइड्रेट वर्ड का उपयोग वहीं किया जाता है जहां जल के अणु क्रिस्टली फॉर्म में पाए जाते हैं, जल के अणु से वर्ड संबंधित होता है। ठीक है, अब ये जो जल के अणु होते हैं इसी के कारण ये समावयवता उत्पन्न होती है। तो हो सकता है, क्या होता ही है कि जब जल के अणु के अंदर, जल के अणु को किसके रूप में यूज़ किया जाता है? विलायक के रूप में, और उसमें संकुल आयन बनाया जाता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रिएट किया जाता है जिसमें जल विलायक के रूप में यूज़ किया जाता है, तो वहीं पर ये समावयवता क्या होती? उत्पन्न होने का चांस होता है। मतलब ये समावयवता या यह समावयवता जब उत्पन्न होती है जब जल को, किसको? जल को मतलब पानी को विलायक के रूप में क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। किसके अंतर्गत? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत। ठीक है, तो जल के अणु क्या होते हैं? जल के अणु देखिए आप किस तरह से जुड़ेंगे, तो जल के अणु के जुड़ने का क्या होता है? फर्क पड़ता है। ठीक है, कैसे? यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ उदाहरण देखते हैं कि कोबाल्ट को हमने लिया सेंट्रल मेटल के रूप में CO, यहाँ से हमने एमीन ग्रुप जोड़ा NH3 5 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ हमने जोड़ा H2O मतलब पानी का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसको बंद कर दिया। यहाँ पर बाहर आयोनाइजेशन रीजन में ब्रोमीन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं यहाँ मौजूद। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? ये जो एरिया होता है जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन रीजन। ठीक है, और बड़े कोष्ठक के बाहर दोनों तरफ ये कहलाता आयोनाइजेशन रीजन मतलब आयनीकरण क्षेत्र। तो ये हो गया उपसंयोजी क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र हो गया आयनीकरण क्षेत्र। ठीक है, कंपाउंड इस तरह से भी बन सकता है। लेकिन अगर क्या हो, किस तरह से, जैसे CO लिया कोबाल्ट, NH3 मतलब एमीन ग्रुप हमारे पास है 5 बार अभी भी, लेकिन ब्रोमीन अंदर आ जाए, ठीक है, और बाहर चले जाए H2O, तो ब्रोमीन एक अंदर आ गया तो एक ब्रोमीन बाहर बचा और ये H2O बाहर चला गया। अब आप इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों जो यौगिक है, ये दोनों यौगिक है, इसमें कोबाल्ट 1-1 बार है, एमीन जो लिगेंड है वो 5-5 बार है, H2O 1-1 बार है, और ब्रोमीन कितनी बार है? इसमें 2 बार और इसमें भी 2 बार है। मतलब इनके अणुसूत्र समान होंगे क्योंकि इसमें सभी एटम क्या है या अणु बराबर संख्या में मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें जो ये वाला उदाहरण है इसमें जो जल का अणु है मतलब जल का मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर है और कितनी संख्या में? 1 की संख्या में है ना, और बाहर 0 है, मतलब 0 मतलब बाहर जल के अणु है ही नहीं। लेकिन ये वाला कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम इसके जैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो उपसंयोजी क्षेत्र है हमारा कोऑर्डिनेशन रीजन, यहाँ पर जल के अणु 0 हो गए, जबकि यहाँ पर जल का अणु कितना हो गया? 1 हो गया। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हमने क्या सीखा कि जो कोऑर्डिनेशन रीजन है मतलब उपसंयोजी क्षेत्र, इसमें जल का अणु 1 है, और आयनीकरण रीजन में क्या है? आयनीकरण क्षेत्र में जल का अणु क्या है? 0 है। जबकि इस उदाहरण में क्या है? जो जल का अणु है वो आयनीकरण क्षेत्र में तो है 1 की संख्या में, लेकिन उपसंयोजी क्षेत्र में 0 है। मतलब आयनी उपसंयोजी क्षेत्र। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हमने इस उदाहरण से ये सीखा कि जो उपसंयोजी क्षेत्र है वहाँ जल का अणु 1 की संख्या में मौजूद है, जबकि आयनीकरण क्षेत्र में जल का अणु 0 की संख्या में मौजूद है। और इस उदाहरण में हमने सीखा कि जो उपसंयोजी क्षेत्र मतलब कोऑर्डिनेशन रीजन, उसके अंदर जल का अणु 0 की संख्या में, जबकि आयोनाइजेशन रीजन मतलब आयनीकरण क्षेत्र में जल का अणु 1 की संख्या में मौजूद है। तो ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि जब यौगिकों के अणुसूत्र समान है लेकिन उपसंयोजी क्षेत्र के भीतर, ठीक है, उपसंयोजी क्षेत्र में और आयनीकरण क्षेत्र में जल के अणु भिन्न भिन्न संख्या में मौजूद होते हैं, तो ये समावयवता उत्पन्न होती है।
अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक और उदाहरण जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिखा है इसमें समझते हैं। तो इसमें मैं एक और उदाहरण लिख देता हूँ इसी का, जो इसी के मॉलिक्यूलर फार्मूला पर क्या होता है, बेस। तो इन तीनों उदाहरण में समझिए कि कोऑर्डिनेशन रीजन में जल का अणु 6 टाइम है, जबकि आयनीकरण रीजन में मतलब जल का अणु क्या है 0 टाइम से, मतलब 0 की संख्या में। यहाँ पर जो उपसतही क्षेत्र है उसमें जल का अणु 5 बार है, जबकि बाहर आयनीकरण क्षेत्र में कितनी संख्या में मौजूद है, 1 की संख्या में। यहाँ पर जो जल का अणु है वो कोऑर्डिनेशन रीजन मतलब उपसतही क्षेत्र में 4 बार है, जबकि आयनीकरण क्षेत्र में 2 बार है, मतलब यहाँ 6 बार, यहाँ 5 बार, यहाँ 4 बार। आयनीकरण रीजन में 0 बार, 1 बार, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे हो कि जल के अणु जो उपसतही क्षेत्र में और आयनीकरण क्षेत्र में अलग अलग की संख्या में क्या है, मौजूद है। तो ये समावयवता उत्पन्न हो गई क्योंकि इनके अणु सूत्र तो समान दिख रहे हैं। क्रोमियम 1 बार है, H2O 6 बार, तो 5 और 1 6 बार, 4 और 2 6 बार। क्लोरीन 3 बार, 2 और 1 3, 1 और 2 3। ठीक है ना। तो अब हम 12th के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको आता है कि हाइड्रेट समावयवता को उदाहरण सही समझाइए या डिफाइन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो आपको लिखना है अब उपसंयोजी यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं, किंतु उपसंयोजी क्षेत्र में और आयनीकरण क्षेत्र में जल के अणु भिन्न भिन्न संख्या में क्या है, उपस्थित होते हैं। तो ये एक दूसरे के हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं और ये घटना हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो तीनों लिख सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ 2 लिख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल या ये वाला एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि संरचनात्मक समावयवता में आपको आयनीकरण समावयवता, दूसरी बंधन समावयवता, तीसरी हाइड्रेट समावयवता याद रखना चाहिए। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये 12th में इस पे से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में जो हम मिलेंगे वो मिलेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ, जो कि बहुत ही आईएमपी है। और उस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम 12th के स्टूडेंट के हिसाब से तो देखेंगे, लेकिन उसमें जो नीट लेवल की जो एग्ज़ाम होती उसके हिसाब से भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।